everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with one more new lecture. Last lecture में हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी जो बुक है उसका चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, राइट? आज हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर 2 पे जो कि है फेडरलिज्म के बारे में। एक बहुत ही की इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक की प्रोविजन है फेडरलिज्म का। लोअर क्लासेस में हमने बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा होता है इनके बारे में, बट आज इस चैप्टर में हम डिटेल में पूरा कवर करेंगे कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या है, राइट? सो इस लेक्चर को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये पहला पार्ट है एंड यहाँ पे हम सारा इंट्रोडक्शन एंड सब कुछ कवर करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स चैप्टर 2। जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है माइंड में कि फेडरलिज्म आखिर है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय फेडरलिज्म, या फिर हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसके आज लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेडरलिज्म। अगर हम लास्ट लेक्चर में वापस जाएं, चैप्टर 1 जो था आपका पावर शेयरिंग के बारे में, राइट? हमने बेल्जियम की स्टोरी देखी थी, श्रीलंका की स्टोरी देखी थी, और दोनों में हमने क्या देखा कि जैसे बेल्जियम में उन्होंने जो रीजनल चीज़ें थी उनको अकोमोडेट किया, डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया। वहीं पे श्रीलंका में सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, वहाँ पे सिविल वॉर हुई, काफ़ी सारी डेथ्स हुई, बहुत केओटिक माहौल था श्रीलंका में। वेरएज बेल्जियम में काफ़ी स्मूथली ये प्रोसेस हो गई थी। एंड प्लस जो बेल्जियम है उसने शिफ्ट कर लिया डेमोक्रेसी की ओर। पहले यूनिटरी गवर्नमेंट थी, लेटर इट शिफ्टेड टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। वेयर एज श्रीलंका आज भी हम देखें तो इट इज़ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? लास्ट चैप्टर में हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका में कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस the power of the central government and to give these powers to the regional governments। ये एक बहुत की चेंज हुआ था बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से थोड़ी पावर लेके रीजनल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इससे क्या है, पावर शेयरिंग का इफेक्टिव यूज हुआ, राइट? कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल पे पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी एग्जिस्ट करते थे लेकिन पावर का डेवोल्यूशन नहीं था। They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government। तो मेन अथॉरिटी जो है वो किसके पास थी? मेन अथॉरिटी रेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट लेटर उन्होंने जब चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावर्स को डिवॉल्यूशन हुआ पावर का टू द रीजनल गवर्नमेंट्स एज वेल। Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government। तो बेल्जियम का जो शिफ्ट हुआ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ। यूनिटरी क्या है कि पावर कंसंट्रेटेड होती है, राइट? पावर कंसंट्रेशन एट सेंट्रल लेवल, मतलब एक ही मेन गवर्नमेंट है, जैसे श्रीलंका में है उनकी नेशनल गवर्नमेंट ही मेन है, राइट? इसी तरीके से जब पावर कंसंट्रेट हो जाए एक सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे तो वो यूनिटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जहां पे 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अ यूनिटरी सिस्टम, राइट? श्रीलंका में हमने जो एग्जांपल देखा, श्रीलंका स्टिल इज अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, जहां पे सारी की सारी पावर्स किसके पास है? नेशनल गवर्नमेंट के पास। मतलब पावर का कंसंट्रेशन है सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास, वो जब चाहे जो चाहे दे कैन डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली। अब फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कि ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे पावर का डिवीजन है, किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इफ एनी रीजनल गवर्नमेंट्स एज वेल, राइट? तो यहां से पावर जो है डिवाइड हो रही है। इस तरीके का पावर डिवीजन है, पावर हायरार्की है बिटवीन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा कोई सिस्टम जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, वी कॉल दैट सिस्टम एज अ फेडरल सिस्टम। Usually a federation has 2 levels of government।
यूजुअली फेडरेशन में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कौन से? पहला नेशनल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हम जिसे बोलते हैं, एंड सेकेंड इज स्टेट या फिर प्रोविंसेस लेवल गवर्नमेंट। सो 2 गवर्नमेंट हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन के लेवल पे होगी, नेशनल होगी, है ना, और स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस या स्टेट्स के लेवल पे होगी। सो वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ बनाते हैं, जो लेजिस्लेट करते हैं, जो पूरे देश के हित में, कहते हैं ना कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट में ये डिसीजंस लेते हैं, राइट। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर मोर और लेस कंसर्न्ड विद द पर्टिकुलर रीजन और द पर्टिकुलर प्रोविंसेस। The others are government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administration of their state. तो ये स्टेट के लेवल पे देखेंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे नेशन के लेवल पे। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ पे जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। Both these levels of government enjoy their power independent of the other, right? ये एक important provision है। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के। यस, टू फ्यू एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, लेकिन बोथ द गवर्नमेंट्स ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो उनकी पावर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, मेंशन्ड है ऑलरेडी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किन लॉज में लेजिस्लेट करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या पावर है, क्या राइट है, सो ये सभी मेंशन्ड है। सो इस लिहाज से बोथ वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। वी कैन नॉट से कि एक जो है सबॉर्डिनेट है दूसरे से। जैसे ये वर्ल्ड के मैप में आप देखो, ये कह रहे हैं दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, कि 193 जो कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें सिर्फ 25 में ही फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन उनके जो सिटीजन्स हैं दैट मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब वर्ल्ड की जो 40% पॉपुलेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशंस। ये सारे जो हैं मोस्टली ये सारे फेडरेशंस हैं, राइट। एंड इंडिया आप देखो, जैसे इवन पाकिस्तान, बट ये चाइना का रीजन देखो, इट इज़ नॉट अ फेडरेशन। यूएस इज़ अ फेडरेशन, ब्राज़ील इज़ अ फेडरेशन, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ फेडरेशन। सो दिस इज हाउ जो मेजर कंट्रीज हैं, 25 कंट्रीज, दोज आर फेडरेशंस। Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. Unitary system में basically क्या होता है? Suppose अगर हम example देखें, unitary system में एक level है government का, suppose central government है, तो या तो unitary government में एक ही level होगा, राइट, एक ही लेवल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अगर इसके बाद सब डिविजन्स हैं नीचे तो वो सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉल करेंगे वो सब डिविजन्स, राइट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फेडरेशन की, तो यहाँ पे 2 और प्लस, राइट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के, एंड दीज आर नॉट सबऑर्डिनेट। These are not subordinate to the central government. यहाँ पे भी जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, राइट, बट ये सबॉर्डिनेट नहीं है। हाँ, कुछ एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं कि पावर्स इनके पास कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ज़्यादा हैं, लेकिन दीज आर नॉट एक्चुअली सबॉर्डिनेट। ये भी अपनी पावर जो है ड्रॉ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। सो यूनिटरी में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर सब डिविजन्स हैं तो वो सबॉर्डिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। The central government can pass on orders to the provincial or the local government. यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि आप ऐसा करो, आप ऐसे करो, बट फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती एज सच, राइट। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है कि आपको ऐसा ही करना है।
So this is a difference. But in a federal system, the central government cannot order the state governments, right? ऑर्डर नहीं दे सकते हैं बेसिकली, कुछ अगर जैसे रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं या कुछ कंसर्न है तो वो रेज कर सकते हैं, बट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट्स. स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन, राइट, for which it is not answerable to the central government. So that is why we say कि they both work independently, right? हम तभी कहते हैं कि ये जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. Now let us look at some of the key features of federalism. फेडरलिज्म के क्या की फीचर्स हैं और फिर इसको आप इंडिया से भी रिलेट करना कि क्या इंडिया में ये सारे की फीचर्स हैं कि नहीं है. पहला फीचर तो यही है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, राइट. वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वी हैव लोकल गवर्नमेंट्स. लोकल गवर्नमेंट्स वी हैव पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, राइट. So this is the first feature of federalism कि 2 या 2 से plus tiers of government है. फिर है different tiers of government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट कुछ टैक्स कलेक्ट करती है, राइट, कुछ अपने लिए एंड कुछ स्टेट के बिहाफ पे भी टैक्स कलेक्ट करती है. तो इससे क्या है कि सेम सिटीजन्स ही टैक्स पे कर रहे हैं, बट कुछ टैक्स हम यूनियन गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, कुछ हम स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के बिहाफ पे वो कलेक्ट कर रही है. सो सेम सिटीजन्स को गवर्न करना है लेकिन जुरिस्डिक्शन अलग अलग है. जुरिस्डिक्शन क्या है कि वो एरिया मतलब जिसके अंडर कंट्रोल में जो एरिया आता है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में मान लो सारा ही एरिया है. स्टेट्स का क्या है अपना, जैसे राजस्थान का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राजस्थान उसका जुरिस्डिक्शन हो गया, लेकिन अब वो गुजरात के एरिया में कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, राइट. सो हर एक का जुरिस्डिक्शन जो एरिया है अंडर कंट्रोल वो डिफर करता है, हालांकि हम सेम सेट ऑफ सिटीजन्स को गवर्न कर रहे हैं. The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. ये जो jurisdictions हैं कि कौन कौन सी लेवल का क्या jurisdiction होगा, जैसे पंचायत का क्या jurisdiction है कि आपको लोकली कुछ माइनर टैक्स कलेक्ट करना है या लैंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई लॉ बनाना है, तो उनका jurisdiction उस एरिया तक ही सीमित है. तो ये कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या jurisdiction है ये स्पेसिफाई किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. So the existence and authority of each tier of governments is constitutionally guaranteed. So जो authority है और जो existence है जिसकी हमने बात करी कि independently काम कर रहे हैं, कोई subordinate नहीं है, तो वो constitution में guaranteed है, क्योंकि constitution में वो चीज़ें mentioned हैं कि state government has this jurisdiction whereas local government has this much, right? The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. अब मान लो कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा लॉ है जो किसी स्टेट के मैटर से कंसर्न्ड है, स्टेट्स के मैटर से कंसर्न्ड है, तो वो लॉ सिर्फ अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं कर सकती है. अगर वो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट पास करना चाहती है तो स्टेट्स की कंसेंट इज रिक्वायर्ड, राइट. सो ऐसा नहीं है कि यूनिलेटरली अकेले ही सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके सारे लॉज पास कर ले. जिन मैटर्स में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस इन्वॉल्व हैं उन मैटर्स में स्टेट का कंसेंट, स्टेट का अप्रूवल जरूरी है, राइट. देन ओनली वो जो लॉ है वो पास किया जा सकता है. Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. कोर्ट जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सो कोर्ट्स के पास बेसिकली ये पावर होता है कि वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को. जैसे मान लो किसी स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, सेंटर या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उस केस में
जैसे मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे एंड देन सही डिसीजन ले। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर के बीच या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, देन दे अप्रोच द कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। The highest court acts as umpire if disputes arise, right? अगर dispute arise होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपेक्स बॉडी है एंड इट एक्ट्स एज द अंपायर कि वो डिसीजन लेंगे बाद में कि what could be done. नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो मनी का फैक्टर है यहाँ पे कि कितना अमाउंट किस गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए, सो वो ऑलरेडी क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है, वो क्लियरली मेंशन्ड है। सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब मान लो कि जैसे ग्राम पंचायत कुछ डिसीजन ले कि हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है यहाँ पे, सो वो कब तक वहाँ अगर फंड्स का वेट करते रहेंगे, सो उनके पास जो है थोड़ी बहुत अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है एंड वो अपना काम कर सकते हैं। सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो हैं ये क्लियरली मेंशन्ड होते हैं कि कितना परसेंटेज स्टेट्स को दिया जाएगा एंड स्टेट्स कितना परसेंटेज पंचायत्स को देंगे। एंड ये कहाँ पे मेंशन्ड होता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, राइट। सो फाइनेंस कमीशन जो है ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज जो है फाइनेंसेस डिवॉल्व होंगे टू द लोअर लेवल्स, राइट। ये है सिक्स्थ फीचर। सेवेंथ फीचर है फेडरलिज्म का कि फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स सर्व करता है। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। कि पहला पॉइंट दो ऑब्जेक्टिव सर्व करता है। पहला ये कि जो यूनिटी है कंट्री की उसको मेंटेन करे एंड एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ग्रुप का इंटरेस्ट को माना जाए एंड दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया जाए। सो दिस शुड नॉट हैपन। सो यूनिटी ऑफ कंट्री को सेफगार्ड करना एंड सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली रीजनल डाइवर्सिटी को भी ध्यान रखना। Therefore, two aspects are crucial for institutions and practice of federalism. तो दो तरीके होते हैं जिससे कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। There are basically two routes, right? There are two kinds of routes through which federations have been formed. दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं जिनसे कि फेडरेशन का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो दो तरीके देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला ये है, it involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. पहला जो फेडरेशन है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी समझते हैं इसको, कमिंग टुगेदर, राइट। कमिंग टुगेदर मतलब साथ आना, है ना, इतना तो आप समझ गए हो। कमिंग टुगेदर मीन्स सब एक साथ आएंगे। एग्जाम्पल लो आप यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में क्या हुआ कि जो सारे स्टेट्स हैं, जो सारी कंट्रीज हैं, वो एक साथ आए और उन्होंने कहा कि हम एक साथ आकर एक फेडरेशन फॉर्म करना चाहते हैं, राइट। सो वो एक साथ आए और उन्होंने एक कंट्री को फॉर्म किया। इसका रिवर्स एग्जाम्पल लो आप इंडिया में। इंडिया एक कंट्री था, है ना, इंडिया पूरा का पूरा कंट्री था एक, जो डिवाइड हुआ। इंडिया डिवाइड हुआ इनटू डिफरेंट स्टेट्स। ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार सारे स्टेट्स मिलकर एक साथ आए हों और उन्होंने कहा हो कि चलो इंडिया बनाते हैं, है ना। ऐसा नहीं हुआ था ना। इंडिया पहले था, इंडिया एज एन एंटिटी पहले एग्जिस्ट करता था एंड देन इट गॉट स्प्लिट, राइट। इंडिया को डिवाइड किया गया इनटू डिफरेंट स्टेट्स। यूएसए में क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट्स एक साथ आए और एक फेडरेशन फॉर्म किया। सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स एग्जांपल यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि सारे स्टेट्स इकट्ठे आते हैं और एक यूनिट फॉर्म कर लेते हैं। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया पहले यूनियन है, उसके बाद स्टेट्स में स्प्लिट हुआ, है ना। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 56 में, जैसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना था, है ना, 53 में, 56 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, धीरे धीरे नए नए स्टेट्स बनते गए, लेकिन इंडिया तो पहले से मौजूद था, राइट। सो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल हैं। इसलिए पहला टाइप का जो फेडरेशन है
वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें कि सारे स्टेट्स आते हैं एक साथ टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, ताकि उनकी सॉवरेनिटी और आइडेंटिटी मेंटेन रहे, राइट। सो इस तरह के फेडरेशन को क्या बोला गया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि एग्जांपल यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government, right? इसमें क्या है कि सभी स्टेट्स के पास बराबर पावर है, क्योंकि सारे स्टेट्स इकट्ठे आए ना, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई कम ज़्यादा। सो ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर। लेकिन इंडिया में क्या है, यूनियन इंडिया नेशन पहले एग्जिस्ट करता था, बाद में स्टेट्स में स्प्लिट हुआ, तो इसीलिए थोड़ा एक सेंट्रल टेंडेंसी है, यूनिटरी बायस की तरफ है ना। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government, right? कि जिसमें एक बड़ा कंट्री खुद की पावर को डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है। जैसे इंडिया एक कंट्री था, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स बने, तो उनकी पावर डिवाइड हुई नेशनल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। तो इस तरह की फेडरेशन को बोला होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो पहला कौन सा था, कमिंग टुगेदर, दूसरा होल्डिंग टुगेदर, कि सबने मिलके होल्ड कर रखा है, राइट। कमिंग एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल्स हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। सो ये एग्जाम्पल्स हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के, जहाँ पे एक बड़ा कंट्री अपनी पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट्स। सो ये दो तरीके होते हैं, दो रूट्स हैं। सेकेंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, है ना। ये तो होना ही है, क्योंकि एक पहले बड़ी एंटिटी थी, उसने स्प्लिट किया अलग अलग स्टेट्स में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली हैज मोर पावर इन दिस केस। पहली कैटेगरी में क्योंकि सारे स्टेट्स एक साथ आए थे, तो सबके पास बराबर पावर थी। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। सो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं फेडरेशन के, उनके पास अनइक्वल पावर का अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या ऐसी चीजें हैं जो कि एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. बेल्जियम हमने देखा कि हरियाणा की जितना एरिया है वहाँ पे, एंड स्टिल वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स थी। श्रीलंका को आप देखो, छोटा कंट्री है लेकिन स्टिल डाइवर्सिटी होने के बाद कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इंडिया के बारे में आप इमेजिन करो, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो सारी की सारी इंडिया में भी बोली जाती हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो इतनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करना इज़ अगेन अ वेरी बिग चैलेंज। सो इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, रीजन्स हैं, सो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग के क्या अरेंजमेंट्स हैं, हमारी कंट्री में बेसिकली पावर शेयर कैसे होती है। इंडिया हैड emerged as an independent nation after a painful and bloody partition। ये हमें पता है कि पार्टीशन बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक ट्रेजिक इंसिडेंट था, इतने सारे लोगों की डेथ हुई उस टाइम पे, राइट। सो बहुत ही पेनफुल टर्मोइल वाली सिचुएशन थी पार्टीशन के टाइम। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी हमारी कंट्री को ज्वाइन कर लिया था, जैसे कुछ रेजिस्ट कर रहे थे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, बट बाद में दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो प्रोविंसेस थे एंड प्रिंसली स्टेट्स थे। सो प्रोविंसेस ऑटोमेटिकली जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे वो इंडिया का पार्ट बन गई, एंड प्रिंसली स्टेट जहाँ पे जो लोकल रूलर्स, जो राजे रजवाड़े थे, लेटर दे ऑल्सो ज्वाइंड इंडिया। सो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी उस टाइम, अभी भी है वो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इंडिया को डिक्लेयर किया गया एज यूनियन ऑफ स्टेट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, आर्टिकल 1 देखते हो, तो वो यूनियन के बारे में बात करता है ना। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड को ऑफिशियली यूज नहीं किया गया, लेकिन इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, राइट। प्रिंसिपल वही है फेडरलिज्म का कि पावर जो है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइडेड है, डिफरेंट टीयर्स हैं, लेकिन ऑफिशियली वर्ड कभी यूज नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन करता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
और ये जो इंडिया मेंशन करता है ना कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन किसी स्टेट का मन किया और किसी ने बोला कि मैं तो इंडिया से बाहर होना चाहता हूँ, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ फिक्स्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब लिखा गया था, है ना, जब लिखा गया था 1946 से 1949 के बीच, राइट, अराउंड 2 years 11 months and some 18 days it took for the drafting assembly to draft the constitution। जब फाइनल डॉक्यूमेंट आया, उसमें 2 ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताए गए थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था एंड दूसरा स्टेट्स के लेवल पे, तीसरा गवर्नमेंट का कोई जिक्र नहीं था उस टाइम पे। सो फर्स्ट वाज द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट। सो पहली यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे हमने देखा ना कि फेडरेशन का प्रिंसिपल क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होंगे, तो हमारे यहाँ पे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, तो इसीलिए इंडिया वाज अ फेडरेशन। लेटर बाद में एक 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म ऐड किया गया इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो पहला लेवल यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा लेवल स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लेवल है लोकल गवर्नमेंट का। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लोकल गवर्नमेंट वाज नोवेयर मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बाद में ऐड किया गया। जैसे ओरिजिनल तो इस टाइम पे बना गया है ना, उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसी तरह का एक बड़ा चेंज आया 1992 में, जब लोकल गवर्नमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। लोकल गवर्नमेंट्स में गांव के लेवल पे क्या था, पंचायती राज सिस्टम जो हम बोलते हैं, एंड अर्बन के लिए क्या था, म्यूनिसिपैलिटीज, municipal government, right? So now we have 3 levels of government, union, state and local governments. इसको later add किया गया 1992 में। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union and state government. Constitution clearly बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट को कि आपकी क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपकी क्या है, एंड लोकल गवर्नमेंट्स की क्या पावर्स हैं, कि वो किन एरियाज में कानून बना सकते हैं, राइट। सो इंडिपेंडेंट है ये एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट है। ऑल्दो क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसलिए सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो 3 लिस्ट है जो हमने पीछे स्लाइड में बात करी ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म जिससे कि वो पावर्स के बारे में बता सके कि कौन सी गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट मेंशन्ड है। सो फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कॉन्करेंट। तीन बेसिकली लिस्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और इन लिस्ट का काम क्या है, ये लिस्ट बेसिकली बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स किन किन एरियाज में कानून बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या ज्यूरिस्डिक्शन है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में हम देखेंगे अभी। सो यूनियन लिस्ट जैसे कि नाम से आप समझ रहे हो, कौन लेजिस्लेट कर सकता है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में कौन लॉज बना सकता है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 2 तो फिक्स हो गए। थर्ड जो है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कुछ ऐसे आइटम्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे डिफेंस हो गया, अब बैंकिंग हो गया, तो अब आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि सपोज राजस्थान का बैंकिंग कुछ सिस्टम कुछ अलग है, बाकी कुछ अलग है। अब जैसे हम SBI से मान लो कुछ विड्रॉ करते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, राइट। सो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे पूरी कंट्री में, इसीलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में डाले गए जिसपे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस जो है वो
एक नेशनल सब्जेक्ट है ना, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट में है, सो उस पर कौन लॉज बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड जो है स्टेट लिस्ट। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, एक स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में स्टेट जो है वो बेटर उसको हैंडल कर सकता है, सो पुलिस वाला जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है, इन पे कौन लॉज बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि दोनों गवर्नमेंट्स लॉज बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब मान लो कि कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा के स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ही लॉ बना दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल बनाया होगा वो प्रिवेल करेगा, राइट? क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ही फॉलो होगा ऐसे केस में जहाँ पे कि दोनों ने बना दिया और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आई ना कि दोनों ने लॉज बना दिए, अब किसका फॉलो होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो होगा, राइट? सो ये एक ब्रीफ था लिस्ट का। राइट? सो 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, जैसे आरबीआई पूरी ओवरऑल मॉनेटरी बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, राइट? वो ओवरऑल सुपरविजन करता है ना? तो सिमिलर लॉज हैं जो पूरे कंट्री में फॉलो होते हैं। सो वो सब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो यूनियन लिस्ट में हैं। They are included in this list because we need a uniform policy. हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए इन मैटर्स से रिलेटेड पूरे कंट्री में। The union government alone can make laws relating to the subjects, right? Alone, यहाँ पे अकेले यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में लॉज बनाती है। नेक्स्ट जो है वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट या फिर लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो ये क्या है? स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, राइट? देन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। जैसे एजुकेशन पे डिफरेंट पहले लॉज थे, फिर राइट टू एजुकेशन आया जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया था, है ना? पहले स्टेट लॉज हुआ करते थे। सो इसी तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकते हैं। Both the union as well as state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. और अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो किसका लॉ सुप्रीम माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, अब उन सब्जेक्ट्स का क्या जो बच गए जो कि मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अभी रिसेंट जो आईटी एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़ी सारी चीज़ें आ रही है ना, तो ये उस टाइम पे तो थी नहीं, तो इनका रेगुलेशन कैसे हो? तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो मेंशन्ड नहीं है कहीं भी, राइट? ऐसे सब्जेक्ट्स जो कहीं भी मेंशन्ड नहीं हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अराइज हुए हैं उनको बोला गया रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। और एज यूजुअल रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो ऐसे सब्जेक्ट्स, what about subjects that do not fall in any of these list? और सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करे या फिर कानून बनाए। जैसे कंप्यूटर सब उस टाइम पे तो थे नहीं, बाद में आए हैं, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो किसी कैटेगरी में नहीं आते वो रेजिडुअरी लिस्ट में आते, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं एंड उन पे यूनियन गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट करती है। नेक्स्ट है ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया में उनके पास बराबर के पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास कुछ इक्वल मतलब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। खैर, कुछ स्टेट्स के पास क्या है, कुछ स्पेशल स्टेटस है। जैसे पहले JNK में था ना, है ना, लेकिन जब से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, राइट, अभी
जब 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, JNK अब UT बना दिया गया। सो पहले JNK के पास क्या था, एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते थे, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग वहाँ पे रूल्स एंड प्रोविजंस थे। हालांकि अभी भी जैसे कुछ जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, कुछ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जो मेंशन्ड हैं 5th में एंड 6th शेड्यूल में, तो वो वहाँ पे क्या है, स्टिल कहीं कहीं पे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, राइट। सो अनइक्वल है, मतलब कुछ स्टेट्स के पास कुछ ज़्यादा पावर्स हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अब मान लो कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत छोटे हैं, अब ना तो उनको स्टेट बनाया जा सकता है, ना वो खुद अपने आप रूल कर सकते हैं, तो ऐसी कैटेगरी को क्या बोला गया, यूनियन टेरिटरी, और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन करती है। दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल, बहुत छोटे एरिया हैं जिनको कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता और इनको किसी के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता। तो जो ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं उनको यूटीज बोला गया, यूनियन टेरिटरीज, एंड इसको कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। These areas like Chandigarh, Lakshadweep और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। तो ये इनकी जो पावर्स हैं वो किसी स्टेट के पास नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को, राइट, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो इस तरीके की पोस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में रखा जाता है यूटीज़ में। सो यूटी की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर शेयरिंग है ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। सो ये ईजी नहीं है इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट चाहे तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट चाहे तो अकेले इसको चेंज नहीं कर सकती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की ना कि उनको स्टेट्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, कि अगर स्टेट्स भी हाँ भरेंगे कि हाँ हमें भी ये लॉ मंजूर है, हम एक्सेप्ट करते हैं, देन ओनली वो जो है लॉ पास होगा। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least two-third of majority। दोनों हाउसेस से पास होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। मान लो कोई बिल है, राइट, कोई बिल पास करवाना है और वो रिलेटेड है सेंटर और स्टेट के रिलेशन से, ठीक है, ऐसा कोई बिल है जो बहुत सारे बहुत कैटेगरीज के बिल होते हैं। सो नॉर्मली पार्लियामेंट बिल पास कर सकती है, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी का बिल होता है ना जिसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशंस इन्वॉल्व हो, है ना। जैसे मान लो कोई सेंटर और स्टेट के बीच में कोई पानी का डिस्प्यूट है या कोई ऐसा मैटर है जो सेंटर और स्टेट दोनों से रिलेटेड है, उस केस में अगर कोई इस टाइप का बिल होगा तो पहले वो लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट से पास होगा, वो भी विथ 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, राइट, 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। जैसे मान लो लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, अब इसमें प्रेजेंट प्लस वोटिंग कितने हैं उनका 2/3 निकालो, ठीक है। अगर वो 2/3 लोग बिल के पास करते हैं फिर जाएगा राज्यसभा में सपोज 245 हैं और अगर सारे के सारे प्रेजेंट हैं 2/3 निकालो एंड फिर वो पास होगा राज्यसभा से, राइट। उसके बाद ये बिल जाएगा स्टेट्स में और अगर 50% स्टेट्स उसको पास कर देते हैं तब जाके वो बिल पास होगा और एक्ट बनेगा, राइट। सो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states, right। I hope आप ये प्रोसेस समझ गए हो कि अगर कोई भी बिल which is related to what center state relations, अगर ऐसा कोई बिल है जो पास करवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा पास करवाने का, कि पहले लोकसभा एंड राज्यसभा से पास हो, एंड वो भी कैसे, जो मेंबर्स हैं उसका 2/3 मेजॉरिटी में जो है वो अगर पास करेंगे तब पास होगा। राज्यसभा में भी सेम। उसके बाद ये बिल जाएगा स्टेट्स में, ठीक है। तो अगर रेटिफाई हो जाता है हाफ ऑफ द
टोटल स्टेट से। मतलब अगर 50% स्टेट्स अगर बिल को अप्रूवल दे दें उसके बाद ये बिल एक्ट बनेगा। सो इस तरीके का एक टफ प्रोसीजर है अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस में कुछ अमेंडमेंट करना हो तो। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures, right? Judiciary हमें पता है थर्ड ऑर्गन है। पहला ऑर्गन क्या है गवर्नमेंट का? लेजिस्लेचर। सेकंड ऑर्गन क्या है? एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उसको ओवरसी करना, ओवरलुक करना, राइट? सो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है सेंटर या फिर स्टेट के बीच में या फिर दो स्टेट्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा? जुडिशरी, राइट? In case of any dispute about the division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision. तो अगर कोई dispute है, अगर कोई constitution से related कोई matter arise हुआ, तो High Courts and Supreme Courts have the power कि वो उस dispute को resolve करेंगे, right? So ये सारा हमने तीनों list के बारे में पढ़ लिया है। बेसिकली जैसे मैंने बताया था इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी हमने पार्ट 1 देख लिया, इनिशियली देखा कि फेडरेशन क्या होता है, क्या मीनिंग है फेडरेशन का, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या हैं। उसके बाद हमने फीचर्स देखे, 7 फीचर्स जो सारे के सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखे, राइट? और उसके बाद हमने 3 लिस्ट देखी कॉन्स्टिट्यूशन की। ये पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, right? So thank you for the class.